उर्दू अदब का आगाज पे बात कर रहा हूँ मैं आज। उर्दू अदब का आगाज। जबान जो होती है वो अदबी जबान भी होती है और बोलचाल की जबान भी होती है। तो उर्दू अदब का असल में आगाज दिल्ली में नहीं हुआ, बल्कि वो दक्कन में शुरू हो चुका था। ये नोट कर लीजिए आप लोग। उर्दू अदब का आगाज दिल्ली से पहले दक्कन में शुरू हुआ। वो 15वीं 16वीं और 17वीं सदी में हो चुका था वहां पर। जबकि शुमाल में मुगल हुक्मरान जो आए, वो आमतौर पे फारसी की सरपरस्ती करते थे। मगर यहाँ पर जो जुनूब का इलाका है, जुनूबी हिंद का जिसे दक्कन कहते हैं, इसमें जो इलाके आते हैं, कर्नाटक है और आपके आंध्र प्रदेश है, केरला है, ये इलाके आते हैं। तो दक्कनी इलाका यानी मतलब जुनूबी हिंद का इलाका, यहाँ पर जो हुक्मरान थे, जैसा बीजापुर में हुक्मरान थे, बहमनी सल्तनत थी। यहाँ पे गोलकुंडा में हुक्मरान थे, कुली कुतुब शाह की सल्तनत थी। तो इनकी सरपरस्ती की वजह से गोलकोंडा में, यानी दक्कन के इलाकों में, बीजापुर हुक्मरानों की सरपरस्ती की वजह से नई जबान जो उर्दू है यहाँ पर वजूद में आ चुकी थी। यानी मतलब उसका अदब तहरीर पा रहा था। और ये अदब के तहरीर पाने में, ये अदब के लिखे जाने में बहुत बड़ा रोल सूफिया कराम का रहा, और उसके अलावा अवामी शोरा का भी रहा। इसकी मुनासिबत से ही यहाँ की जो उर्दू है, हालांकि ये उर्दू ही है, लेकिन इसका नाम दक्कनी पड़ा क्योंकि दक्कन में थी। जैसा कि हम जानते हैं कि एक मसनवी जिसका जिक्र कल भी शायद आया था, कदम राव, ये शेरी बयानिया नज्म है, और ये थी फखरुद्दीन निजामी की। इसका भी जिक्र इससे पहले आया। तो ये कहाँ पे हुई? ये दक्कन में हुई। उसी तरह से मुल्ला वजही की एक तसनीफ है सबरस, जो कि एक तमसीली दास्तान है, यह भी दक्कन में हुई। यानी मतलब जो नसरी नमूने हमको मिलते हैं, जिसको नसरी और शेरी नमूना, कदीम नमूना तस्वुर किया जाता है, वो नमूने हमें आपके दक्कन से ही मिलते हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह खुद से एक बादशाह भी था और बहुत बड़ा शायर भी था, वो भी अवामी शायर। उसके भी हमको नमूने मिलते हैं, उसकी कुलियात मिलती हैं। और एक साहिब दीवान शायर भी कहलाता है वो वफात, वो शायर साहिब दीवान शायर कहलाता है। उसकी वफात 1626 में हुई। उससे पहले यहाँ पर यानी कि ये अदबी ज़बान की शक्ल दखनी के नाम से इख्तियार कर चुकी थी उर्दू। और इसके अलावा इब्न निशाती का नाम मिलता है, वली औरंगाबादी का नाम मिलता है। वली औरंगाबादी दिल्ली का भी सफ़र किए। जब दिल्ली गए तो वहाँ के जो शोरा थे, जो फारसी की तरफ राग़िब थे, ये भी बात जहन में रखिए आप। फारसी में शेर कहना चाहते थे, लेकिन वली के जब दीवान को देखा, वली औरंगाबादी के दीवान को देखा, उनके अशार को देखा, तो वो मुतासिर हुए और उन्होंने भी उर्दू को इख्तियार किया अपनी शेरी असनाफ में। तो इस एतबार से हम ये कह सकते हैं कि उर्दू अदब का आगाज दिल्ली से पहले दक्कन में शुरू हो चुका था, और उसकी तरक्की की राहें भी हमवार हो चुकी थी। और 18वीं और 19वीं सदी का जो दौर है, उर्दू का एक क्लासिकी दौर कहलाता है और सुनहरी दौर कहलाता है। क्यों सुनहरी दौर कहलाता है? 18वीं और 19वीं सदी का जो उर्दू का दौर है, वो उर्दू का क्लासिकी और सुनहरी दौर कहलाता है शायरी के एतबार से। क्योंकि उस वक्त उर्दू में लताफत और चाशनी अपने उरूज पर थी। और उस वक्त के खादिर कलाम शोरा, जिसमें ये दिल्ली के शोरा है, अब जिनका नाम मैं जिक्र कर रहा हूँ, अब दक्कन की बात कर रहे थे हम, मैं दिल्ली के शोरा की बात हो रही। मैं बताया कि आपको 15वीं 16वीं और 17वीं सदी में थोड़ा सा यहाँ पर जहन में रखना है आपको ये बात, कि उर्दू अदब का आगाज दिल्ली से पहले दक्कन में हो चुका था। क्योंकि दिल्ली में जब उर्दू का आगाज हुआ, वो कहते हैं माहिरीन लिसानियात के 18वीं और 19वीं सदी में हुआ। और वो भी आपके वली औरंगाबादी की आमद से हुआ। 2 दफा जाना हुआ वली औरंगाबादी का। आप दूसरे आपके मुताले में ये बात मिलती है आपको, कि दूसरा जो सब्जेक्ट, दूसरा जो पेपर है, उसमें वो मुताले में आएगी बात, कि 2 दफा वली को जाने का इत्तेफाक हुआ आपके दिल्ली।
तो दिल्ली में जो कलाम इन्होंने पेश किया उससे मुतासिर होकर दिल्ली वाले, दिल्ली के जो शोरा थे उस वक्त के, उन्होंने शायरी उर्दू में शुरू की। यह बात ज़हन में रखिए। तो ये इस एतबार से, जबकि 16 और 17 सदी में उर्दू अदब का आगाज़ दक्कन में हो चुका था, और यहाँ पे उर्दू अदब का आगाज़, और अदब से मुराद समझ लीजिए आप कि शेरी और नसरी असनाफ की तदवीन होती है, शेरी और नसरी असनाफ को मरतब किया जाता है, तो उसको अदब कहा जाता है, अदबी। हाँ, तो वो हो रहा है 18वीं और 19वीं सदी में, जबकि 17वीं सदी तक वहाँ पर हो चुका था। तो यहाँ पर जो उसकी शुरुआत हुई अदबी उर्दू की, उर्दू अदब की ख़ास तौर से, वो है 18वीं और 19वीं सदी में। और इस दौर को सुनहरा दौर कहा जा रहा है शेरी एतबार से, क्योंकि यहाँ पर उर्दू ज़बान लताफ़त और चाशनी के उरूज पर थी। और उस वक्त के जो मशहूर शोरा थे, कादिर कुरान शोरा थे, वो थे मीर तकी मीर और मोहम्मद रफ़ी सौदा, ख्वाजा मीर दर्द, इंशा उल्लाह खान इंशा, और मसहफ़ी, और फिर नासिफ, इस तरह से आतिश, हैदर अली आतिश, मोमिन खान मोमिन, ज़ौक़, शेख इब्राहिम ज़ौक़, उसी तरह से गालिब। अब यहाँ गालिब तक हमें देखें, अब ये सब हम देखेंगे तो यहाँ पर जो उरूज हुआ है, जबकि हम दक्कन में देखें कि दक्कन में हर सिंफ में, ये बात भी ज़हन में रखिए आप, दक्कन में दक्कनी जिसको कहा गया है दक्कन में होने की वजह से, हालांकि वो उर्दू थी, और उसमें मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हर सिंफ में तबा आजमाई की थी, उनके दीवान से पता चलता है। हर सिंफ, जो शायरी की सिंफ होती है, शायरी की किस्में होती हैं, हर किस्म की शायरी, यानी गज़ल भी उन्होंने कही है, रुबाइयात भी उन्होंने कही है, मरसिया भी उन्होंने कहा है, और फिर आपकी नज़में भी उन्होंने कही है, यानी मतलब हर किस्म की जो भी शेरी असनाफ है, उसमें मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने तबा आजमाई की थी। मगर यहाँ पर 18वीं और 19वीं सदी में जो शोरा का भी जिक्र किया गया है, जिनके नाम मैंने गिनवाए हैं, और ये लोग सभी के सभी, ये शोरा जो थे वो गज़ल गो शोरा थे, गज़ल पर ज़्यादा इन्होंने काम किया है। जैसा कि मुसफ़ी है, ज़ौक़ है, मीर तक़ी मीर है, ख्वाजा मीर दर्द है, गालिब है। और गालिब के फिर ये बाद में आगे गज़ल को छोड़ के फिर दूसरों में भी ये तबा आजमाइश करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये गज़ल गो शोरा कहलाते हैं। अब हम गालिब की बात करेंगे तो गालिब के नसर के मैदान में भी आगे रहे। उन्होंने खतूत निगारी को एक नया ढंग, नया स्टाइल दिया है। सर ये आगे बात आएगी। तो फिर अब यहाँ पर ही, यानी 18वीं और 19वीं सदी में जो गज़ल गो शोरा के साथ मसनवी निगार भी थे, वो मसनवी निगारों में जो मशहूर थे मीर हसन, इनके मसनवी का नाम है सहरुल बयान, बहुत मशहूर मसनवी है। और ये मसनवी किसे कहते हैं, ये एक अलग चैप्टर है, और यानी असनाफ़ शेर, असनाफ़ सुखन के मुताल्लिक़ जब आप पढ़ेंगे तो उसमें तमाम तफसील मिलेगी। अब यहाँ पर अगर कह दिया जाए तो और बढ़ते जाती बात, तो लिहाजा मीर हसन की मसनवी मशहूर है जिसका नाम है सहरुल बयान। और उसी तरह से दयाशंकर नसीम की भी मसनवी मशहूर है, इनकी भी एक मसनवी है। और उसी तरह से नवाब मिर्ज़ा शौक़, ये भी एक मसनवी निगार थे। और अब यहाँ पर जो अवामी शायर के मुताल्लिक़ जो मालूमात मिलती हैं, उसमें जो अवामी मशहूर शायर उस वक्त के 18वीं और 19वीं सदी की, ये बात ज़हन में रखते हुए आगे बढ़ते रहना है आपको, कि नज़ीर अकबर आबादी, ये उर्दू नज़्म के बहुत अजीम शायर उस वक्त तस्लीम किए जाते हैं 18वीं और 19वीं सदी में। यहाँ पर हम जिक्र कर रहे थे, अब जिस बात का हम मुताला कर रहे थे कि उर्दू अदब का आगाज़ कहाँ से होता है, दक्कन से होता है, फिर 18वीं और 19वीं सदी में। बोलिए, बात आपस में कर रहे हैं आप लोग। अरे माय नेम इज पढ़ाई तो कैसा जी, आप ये सुनो। माइक ऑफ करिए मैडम, बाद में पढ़ा लो आप। तो यहाँ तक बात जो चली थी वो आपके नज़म के शोरा में नज़ीर अकबर आबादी का नाम मिलता है हमको।
फिर अब मरसिया के मैदान में देखें तो उस वक्त में शुमाल की बात ही चल रही है हमारी अब, दक्कन की बात नहीं चल रही है, ये भी ध्यान में रखते हुए चलिए। मरसिया के मैदान में उस वक्त देखें हम, जो 18वीं और 19वीं सदी की बात कर रहे हैं, उस वक्त में अनीस मरसिया के मैदान में मिर्जा अनीस बहुत बड़े मरसिया निगार गुजरे, और उनके साथ में दबीर, ये भी बहुत बड़े अफसाना मरसिया निगार गुजरे उस वक्त में। आज तक उनके मरसिया की बराबरी कोई नहीं कर सका, हालांकि रफ़ी सौदा भी मरसिया निगार हैं, लेकिन इनके बराबरी तक नहीं पहुंच पाए। अब आखिर के जो ये इस कड़ी के आखिरी जो शायर हैं, मुग़ल फरमारवा यानी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र, खुद वो भी एक शायर थे, तो उनके जो हमअसर शायर थे वो गालिब हैं। और ये जो शोरा का जिक्र किया गया है, इसमें गालिब है तो ये आखिरी कड़ी के तौर पर जाने जाते हैं। जदीद शोरा और कदीम शोरा की आखिरी कड़ी के तौर पर गालिब का शुमार किया जाता है। इसके बाद से जदीद शोरा का दौर शुरू होता है। अब आगे बढ़ेंगे हम जदीद उर्दू नसर में। उर्दू नसर के पुराने नमूने हमको दक्कन से मिले, और फिर आपके इसमें हम जो देखें कि शुमाल में यानी दिल्ली के अतराफ व अकनाफ में, लखनऊ वगैरह में जो देखें हम, वहाँ पर हमको नसर के नमूने नहीं मिलते हैं। लेकिन अब हम जदीद नसर निगारी की तरफ नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जदीद नसर निगारी में जो पहला नाम मिलता है वो है गालिब का, जो जिन्होंने खतूत को एक नया ढंग दिया है। ये नसरी नमूना है और एक खतूत को नया म्यार उन्होंने अता किया। उनके बाद सर सैयद अहमद खान का नाम आता है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नाम आता है, और उसी तरह से शिबली नेमानी का नाम आता है। और फिर आपके अल्ताफ़ हुसैन हाली, इन्होंने मुक़द्दमा शेर व शायरी लिखा। इनकी एक किताब है, बहुत मशहूर किताब है, शेर के मुताल्लिक़, शेर कैसा होना चाहिए, उस पर उन्होंने बहस की। तो यह बहुत बड़े नसर निगारों में इनका शुमार होता है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर दास्तानों के एतबार से हम मुताला करेंगे, ये हम इर्तिक़ा किस तरह से हो रहा है उर्दू का, उस पर बहस कर रहे हैं यहाँ पर। तो इर्तिक़ाई मदारिज में ये जो शोरा है, ये जो नसर निगार हैं या फिर अफसाना निगार हैं या किसी भी किस्म के सिन्फ पर जब ये लोग लिखते हैं, ये अदब तहरीर करते हैं, तो ये किसी ज़बान की तरक्की की राह बनता है, तरक्की पर वो ज़बान गामज़न होती है इन्हीं की बुनियाद पर। जैसा कि आपकी इस चैप्टर में एक ज़ेली उन्वान भी दिया गया है, वो ये कि तख्लीक़कारों का हिस्सा उर्दू की तरक्की में यही है तख्लीक़कार, यही लोग तख्लीक़कार कहलाते हैं। इन्होंने ही तख्लीक़ किया है, तो अदबी शहपारे इनके हमको मिलते हैं। तो 19वीं सदी में अब यहाँ पर आपके 18वीं और 19वीं सदी जो शुमाली हिंद की बात चल रही है हमारे पास, तो वहाँ पर 19वीं सदी में मुख्तसर दास्तानों का सिलसिला शुरू होता है। क्या है? और ये मुख्तसर दास्तानों का सिलसिला, क्योंकि पहले भी दास्तानें कही गई हैं, लेकिन वो दास्तानें बहुत ही तवील थी। यहाँ पर मुख्तसर दास्तानों का सिलसिला शुरू हो रहा है, और ये मुख्तसर दास्तानें जो लिखी गई हैं, इसकी शुरुआत, जैसा कि कल भी बात आई थी, फोर्ट विलियम कॉलेज से होती है। मुख्तलिफ वहाँ पर डिक्शनरीज लिखी गई, मुख्तलिफ तराजीम किए गए, आपके फ़ारसी अदब के, अरबी अदब के तराजीम किए गए। तो फोर्ट विलियम कॉलेज का रोल रहा ये कि उसने तराजीम का शोबा कायम करके मुख्तलिफ जो शेरी नमूने हैं, नसरी नमूने हैं दूसरी ज़बानों में यानी अरबी और फ़ारसी में, क्योंकि ताल्लुक़ जुड़ गया था उर्दू ज़बान का अरबी और फ़ारसी से, तो उसके जो वहाँ के शाहकार, अरबी और फ़ारसी के शाहकार जो भी मतबूआत थी, उनको तर्जुमा करके उर्दू में पेश किया गया। तो यहाँ पर एक बात ये मिलती है कि मुख्तसर दास्तानों का सिलसिला शुरू हुआ, जबकि अरबी की और फिर फ़ारसी की जो दास्तानें थी, जैसा कि अरबी की एक दास्तान का नाम मिलता है अलफ लैला व लैल, बहुत तवील दास्तान है कि हज़ार दास्तान का भी नाम उसे दिया जाता है, बहुत तवील दास्तान है। मगर यहाँ पर हमारे पास अब
अब अगर और एक बात जहन में आ रही कि अगर हम इसका जायजा लेते जाए तो अब देखिए इंसान जो होता है वो उसकी अपनी फितरत के अंदर एक तफरी तबाह भी उसकी फितरत होती है। वो तफरी के कुछ ना कुछ सामान का इंतजाम करता है कि वो किस तरह से आ, दिल को खुशगवार करे, अपने आ, अपने मतलब ये कि अपने आप को तफरीही माहौल में जो जहनी टेंशन है उसको किस तरह से दूर करे। आज जब देखते हैं तो हम टीवी वगैरह से जहनी सुकून पाते हैं, या फिर खेल कूद से जहनी सुकून पाते हैं, या कोई मुताले से जहनी सुकून पाते हैं, कोई आजकल तो मोबाइल हाथ में है, मोबाइल से जहनी सुकून पाते हैं। तो ये हर दौर में रहा है, इंसानी ये फितरत है। तो दास्तानें कही जाती थी, बड़ी बड़ी दास्तानें हुआ करती थी, सरती नहीं थी वो उसका इख्तिताम ही नहीं होता था, वैसी दास्तानें हुआ करती थी। तो चूंकि वक्त ज्यादा था लोगों के पास में, अब वक्त देखते देखते कम होते जा रहा। अब हम यहाँ पर अगर हम मैं जो बात कहना चाह रहा था वो बात ये थी कि हम यहाँ पर अब नावल को भी छोड़ दिए। अब जो हमारे मुसन्निफिन हैं वो नावल के बजाय कहाँ तक आ गए, और छोटा मुख्तसर करके अफसान चापे आ गए, अफसाने पे। ये भी तफरी तबाह होते हैं, अफसाने भी। तो अफसाना तो कहा गए, मतलब ये है कि इंसान की मसरूफियात बढ़ते बढ़ते ये ख़त्म होते जा रहा है। तो इस एतबार से दास्तानें जो तवील थी उसको मुख्तसर यहाँ पर शक्ल दी गई। तो मुख्तसर दास्तानों में अमीर अमन की बागो बहार का नाम मिलता है हमको, ये 1802 ईस्वी। और एक है रजब अली बेग सरवर की दास्तान फसाना अजायब, ये दोनों मशहूर हैं, आप इसको नोट करके रख लें। ये 1831 में और मीर अमन की 1802 में। हजारों सफ़ात और मुख्तलिफ जिल्दों पर मुश्तमिल जो दास्तानें थी। क्या बोले? दास्तान मुख्तसर दास्तानों के दोनों मुख्तसर दास्तानों के फसाने अजायब। फसाना अजायब 1831, ये रजब अली बेग सरवर की है। और जी बागो बहार 1802 मीर अमन की है। जी। और पहले की जो दास्तानें थी बहुत हजारों सफ़ात पर मुश्तमिल थी, और मुख्तलिफ जिल्दें भी थी उसकी, एक दो तीन चार इस तरह से थी। तो उसमें जो दास्तान मिलती है हमको सिलसिले में होशरुबा और दास्तान आमिर हमजा, ये जो दास्तानें थी इसकी जगह इन दो दास्तानों ने ले ली। सिलसिले में होशरुबा और दास्तान आमिर हमजा, ये बड़ी दास्तानें थी, इसकी जगह ले ली। फिर उसके बाद हम और जो हमारे मुसन्निफिन हैं उनका यहाँ पर जिक्र करते हैं। नज़ीर अहमद है जो नावल निगारी की इब्तिदा करते हैं, इनसे नज़ीर अहमद से नावल निगारी की इब्तिदा होती है। और इसमें जो सो रतननाथ सरशार है, मोहम्मद हादी अली रसुआ है, ये इनकी एक नावल का नाम याद नहीं आ रहा है, फिल्म बनी हुई है इस नावल पर इनकी, बहुत मशहूर नावल है वो, नाम याद भी नहीं आ रहा। ठीक है, मैं याद आ जाए तो बोलता हूँ आपको। वो आते हुए भी चले जा रहा हूँ, जहन में आते हुए जा रहा है। क्या नाम है, जो फिल्म भी उस पर बनी हुई है, हादी अली रसुआ का नावल है वो। फिर से मुझे मालूमात मिल जाए तो आपसे कह दूंगा। तो ये इब्तदाई जो सो नावल निगारी है, यहाँ से नावल निगारी की इब्तिदा होती है। ये मशहूर नावल निगार हैं जिसमें नज़ीर अहमद है, और फिर आपके मिरातुल आश, इनके नज़ीर अहमद का नावल है। खैर इनके ताल्लुक से जब पढ़ेंगे तो उसमें भी बात आएगी। तो यहाँ पर नावल निगारी की इब्तिदा हुई और इसको फ़रोग़ हासिल हुआ। उसी तरह से ये 20वीं सदी का मामला है। प्रेमचंद, इनका भी एक नावल है बहुत मशहूर है, गौदान, ये क़दीम नावल का ही दर्जा रखता है। और फिर जदीद नावल निगारों में हम जिनका नाम लेते हैं, उर्दू की तरक्की में जिन्होंने अपना किरदार निभाया है, उर्दू को आगे बढ़ाया, उसमें सादत हुसैन मंटो है, उनके अफसाने हैं। दौलतुल-आइन हैदर का नावल है आग का दरिया, बहुत मशहूर है। ये चंद के जिक्र किए जा रहे हैं यहाँ पर। अब्दुल्ला हुसैन का नावल है उदास नस्लें हैं, 1963 में। राजेंद्र सिंह बेदी का एक नावल है बहुत मशहूर, मशहूर नावलों का जिक्र किया जा रहा है यहाँ पर। एक चादर महली सी है, 1962 में। इंतज़ार हुसैन का नावल है बस्ती, ये बहुत अहमियत के हामिल नावल निगार है, और इनके नावलों का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। सादत हुसैन मंटो
ان کے افسانوں کے لیے مشہور ہے۔ قرۃ العین حیدر، ان کا ناول آگ کا دریا ہے، اور پھر اسی طرح سے انتظار حسین کا ناول بستی ہے، اور آپ کے راجندر سنگھ بیدی کا ناول ہے مشہور ناول ایک چادر میلی سی ہے۔ تو یہ ناول نگاری کی ابتدا بھی ہوئی یہاں پر، اور اس کی ترقی بھی ہوئی۔ ابتدا ہوتی ہے نذیر احمد سے، اور پھر ترقی میں یہ لوگ اپنا کردار نبھاتے ہیں، اور بھی آج بھی موجودہ دور میں بہت سے ناول نگار ہیں، یعنی کہ زبان ترقی کرتی ہی آگے بڑھتی ہے، اور اس میں کردار جو ہوتا ہے وہ کردار آپ کے شعراء اور مصنفین کا ہوتا ہے، اور انہی کے جو کارنامے ہوتے ہیں، انہی کے جو تصانیفات ہوتی ہیں، انہی کے جو شعری مجموعے ہوتے ہیں، ایک زبان کو بلندیوں پر پہنچاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پر 20ویں صدی کا جو سب سے عظیم شاعر مانا جاتا ہے وہ ہے علامہ اقبال۔ یہ بہت عظیم شاعر مانے جاتے ہیں، اور یہ شاعری کے اعتبار سے بھی اہم ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نثری اعتبار سے بھی اہم شاعر ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جو نام ملتے ہیں ہمیں وہ ہے نون میم راشد ہے، یہ اب 20ویں صدی میں شروع ہو رہے ہیں۔ معراجی ہے، جوش ملے آبادی ہے، فراق گورکھپوری ہے، فیض احمد خان فیض ہے، مخدوم محی الدین ہے، اور اختر الایمان ہے۔ یہ اس دور کا اہم شعراء ہے، یعنی 20ویں صدی کے جب یہ علامہ اقبال کی جب وفات ہوتی ہے، ان کے ساتھ کے جو شعراء ہیں، ان کے بعد کے جو شعراء ہیں جن کا ذکر اب کیا گیا ہے، اب بھی موجودہ دور میں بہت سے عظیم شعراء ہیں، اور اس کا یہاں پر ذکر نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس دور کے اہم شعراء جو علامہ اقبال کے بعد ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ہم مضمون نگاروں کی بات کریں، اور یا غیر افسانوی ادب کی بات کریں، اور ناقدین اور محققین پر نظر ڈالیں، تو ان میں جو نام ملتے ہیں وہ ہے اردو بابا اردو جنہیں کہا جاتا مولوی عبدالحق ہے، اور اسی طرح سے ابوالکلام آزاد ہیں، پطرس بخاری ہیں، محمود شیرانی ہیں۔ یہ محمود شیرانی دونوں میں بھی طبع آزمائی کیے ہیں، شعر بھی ہے، شعری اصناف بھی ہیں ان کی، اور پھر نثری نمونے بھی ملتے ہیں۔ شیخ محمد اکرم ہے، سید محمد عبداللہ ہے، اور مسعود حسین رضوی ہے، اور اس کے علاوہ عابد حسین ہے، کلیم الدین احمد ہے۔ یہ اور بھی بہت سے نام ہیں جن کا یہاں پر آپ کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ احتشام حسین ہے، یہ ایک نقاد بھی ہے احتشام حسین، اور ان کی بھی ایک کتاب اردو کے متعلق انہوں نے کتاب لکھی، اردو ادب یا کہ آپ کے تاریخ اردو ادب ایسی کچھ کتاب ہے ان کی، احتشام حسین کی۔ محمد حسین عسکری ہیں، امتیاز علی خان عرشی ہے، اس کے علاوہ قاضی عبد الودید ودود ہے، مالک رام ہیں، کنہیا لال کپور ہے، رشید احمد صدیقی ہے۔ ان کے رشید احمد صدیقی کے آپ کو افسانے بھی ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر ان کے مزاحیہ افسانے بھی ملتے ہیں۔ یہ بڑی اہمیت کے حامل یہ آپ کے مصنفین ہیں۔ تو یہ ہم جو اب تک پڑھ رہے تھے، یہ لوگ، ہم تو یوں تو اس کا جو عنوان دیا گیا تھا کہ اردو کا ارتقائی پس منظر دیا گیا تھا، لیکن اس میں تقریباً اردو کی ترقی، اس کی ترویج میں کن لوگوں نے اپنے کارنامے انجام دیے اس کا بھی ہم نے یہاں پر تذکرہ کر دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم پھر آگے بڑھیں گے۔ ارتقاء، اردو کا ارتقاء جو ہوا ہے وہ کن بنیاد پر ہوا ہے، کس طرح سے ہوا ہے، کہاں کہاں سے اردو کی شروعات ہوتی ہے، اور پھر وہ ترقی کرتے ہوئے کہاں کہاں پہنچ جاتی ہے۔ ویسے تو پہنچ کہاں تک گئی، ہم نے اس کل کے ٹاپک میں، کل اسی سے جو ریلیٹڈ ٹاپک تھا، مطلب اسی کا جو حصہ تھا، اس میں کہہ دیا گیا ہے کہ یہ دنیا کی تیسری بڑی زبان ہے، بولی اور سمجھی جانے والی، اور دنیا کے ہر خطے میں بولی اور سمجھی جاتی ہے، تقریباً ہر سے مراد بعض، جیسا کہ اب جا کے ہم دیکھیں گے کہ مثال کے طور پر کون سا ہے وہ برفیلا علاقہ، اس میں جا کے ہم دیکھیں گے تو وہاں پر ہم کو اردو نہیں ملے گی۔ تو اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ تقریباً علاقے میں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے، دنیا کے تقریباً حصوں میں اردو بولی سمجھی جاتی ہے، جیسا کہ کینیڈا کا جو ذکر کیا گیا تھا، یو ایس کا ذکر کیا گیا تھا۔ تو اس اعتبار سے ترقی کی ہی مثال ہے کہ اردو کہاں کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ ہاں، اب اس کی ترقی میں جو رول رہا شعراء کا، مصنفین کا، اس کا بھی یہاں پر ذکر آ گیا۔ اب ہم اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، لسانی اعتبار سے دیکھیں گے، اور سیاسی اعتبار سے اس کو کس طرح سے اس کی سرپرستی کی جاتی ہے، اور آغاز کیسے ہوتا، اس کا ارتقاء کیسے ہوتا،
वो हम आप मुताला करेंगे। अभी आपके टाइम और एक आधा घंटा इंशाल्लाह इसमें एंड करने की मैं कोशिश करूंगा। तो हम शुरू में चलते हैं कि कहाँ पर अब उर्दू ज़बान की इब्तिदा कैसे होती है, उसके इब्तदाई नक़ूश क्या हैं। अब ये हम इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारा मुल्क एक कसीर लसानी मुल्क है, बहुत सी ज़बानें यहाँ पर हमारे मुल्क में हैं। ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि 6600 के लगभग ज़बान और बोलियाँ हमारे मुल्क के अंदर राइज हैं, और तूल और अर्ज़ में ये बोलियाँ बोली जाती हैं, समझी जाती हैं, और फिर इसमें शेरी और असनाफ वगैरह हमको मिलती है, नसरी असनाफ भी मिलती है। तो बहुत सी बोलियां हमारे पास, बहुत सी ज़बानें हमारे पास राइज हैं। अब यहाँ पर हम हमारे मुल्क के अंदर देखें तो जो बोलियां निकली हैं या ज़बानें वजूद में आई हैं, बोली ही पहले होती है, बाद में ज़बान की शक्ल इख्तियार करती है वो, तो आई हैं। तो उसके तीन बड़े लिसानी ख़ानदान हैं। अगर दुनिया के सतह पर देखेंगे कि दुनिया में जो ज़बानें वजूद में आई हैं उसके ख़ानदान 8 बताए जाते हैं। इसके आगे जिक्र आएगा, वो मैं उसमें आपको कहूँगा कि कौन कौन से 8 ख़ानदान हैं। मगर हम अगर देखें हमारे मुल्क की जो ज़बानें वजूद में आई हैं तो इसमें तीन बड़े लसानी ख़ानदान हैं। एक है हिंद आरियाई ख़ानदान, दूसरा है द्राविड़ी, और तीसरा है सिंध चूरी। ये आप नोट करके रख लें कि जो हमारे मुल्क में जो ज़बानें बोली जाती हैं वो उनके थर्ड वाला कौन ख़ानदान सा कौन। था? हाँ, हिंद चीनी, हिंदी। हिंद चीनी। जी हाँ। तो उर्दू का जो ताल्लुक है वो हिंद आर्याई खानदान से, यानी नंबर 1 जो खानदान है उससे उर्दू का ताल्लुक है। अब ये हिंद आर्याई खानदान से उर्दू निकली। हम्म, तो ये जो उर्दू जिसका ताल्लुक जुड़ता है, जिसका माखज़ होता है, वो है संस्कृत। चूंकि संस्कृत जो ज़बान थी वो आर्याओं की ज़बान थी। आर्याई कौम जब यहाँ पर आ गई हमारे मुल्क में, उसके बाद हिंदुस्तान में दूसरी ज़बानों का वजूद हुआ, और इसीलिए इसको हिंद आर्याई कहा जाता है। यही ज़बान नहीं, बहुत सी ज़बानें हैं जिसका जिक्र आगे किया जाएगा। आ, जिस तरह से है कि संस्कृत में जो तब्दीली होती गई, संस्कृत बदलते गई, संस्कृत क्या हुआ, उसके फ़वाइद में, उसके ज़वाबित में वो जकड़ कर रह गई, तो चंद एक लोगों तक वो महदूद होकर रह गई। और तो उसकी तब्दीली हुई संस्कृत की एक नए बिल्कुल आसान ज़बान, इंसान को चाहिए बिल्कुल आसान ज़बान, आसान और सादा ज़बान, तो वो तब्दील होती हुई संस्कृत तब्दील होती हुई प्राकृत पैदा हुई। और प्राकृत जब बदलती गई तो अभ्रमिश वजूद में आई। ये तीन एक साथ अब सीक्वेंस में लिख ली गई है। संस्कृत जब जकड़ गई मुख्तलिफ फ़वाइदी ज़वाबित के अंदर, तो एक आसान ज़बान उसकी कोख से जन्म ली, प्राकृत कहते हैं। उसमें भी बहुत सी बोलियां बनती है। उसके बाद वो प्राकृत बिगड़ गई, उसकी जगह यानी ये भी प्राकृत भी जवाबित वो मुख्तलिफ आपके फ़वाइद में जकड़ गई, तो उसके नतीजे में नई ज़बान वजूद में आई, वो अभ्रनिश कहलाती है। अभ्रनिश से ही मगरिबी बोलियां निकली है, मगरिबी हिस्से की। ये जो मगरिबी हिस्सा है, हमको नक्शा भी हमारे मुल्क का जहन में रखना होता है। मगरिबी बोलियां बोलते किधर की, ये जहन में रखना है। मगरिबी हिस्सा हमारे मुल्क का जो मगरिबी हिस्सा है उससे ये वजूद में आई है, मगरिबी हिस्से से जो बोलियां वजूद में आई है, जिनमें उर्दू भी एक ज़बान है। अब जब हम उर्दू की नशोनुमा या उसके इब्तदाई नक़ुश की हम तलाश करते हैं, मालूमात करने की कोशिश करते हैं, तो हमको देखना पड़ता है अभ्रनिश क्या है। तीसरा, ये बात पहले से आप ध्यान में रखते हुए चलना है कि संस्कृत, संस्कृत की तब्दील शुदा शक्ल प्राकृत, प्राकृत की तब्दील शुदा शक्ल अभ्रनिश। तो अभ्रनिश से बात शुरू हुई थी हमारी। तो ये जो उर्दू निकलती है अभ्रनिश से निकलती है। अभ्रनिश में जो है वो पाली या प्राकृत से होती है। इसका ताल्लुक किससे जुड़ता है? प्राकृत से जुड़ता है। प्राकृत का ताल्लुक किससे जुड़ता है? संस्कृत से जुड़ता है। संस्कृत के हम कहाँ से मालूमात लेते हैं? संस्कृत जबान के ताल्लुक से वैदिक दौर से मालूमात लेते हैं। जो 4 वेद है, 4 वेद से हम मालूमात लेते हैं, और कदीम संस्कृत है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते चले जाएं तो एक तो ये शुमाल में सर उर्दू। फिर एक मर्तबा बोलिए ना। फिर एक मरतबा कहाँ से शुरू करूं? उर्दू ये अभ्रनिश याद से है? निकल हाँ, रही अभ्रनिश से। है। हाँ।
पाली या प्राकृत। अब पहले की जो बात समझे थे, एक है संस्कृत, संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अभ्रमिश, हो गया क्लियर। अब उसके बाद ये उर्दू जबान कहाँ से निकलती, अभ्रनिश से निकलती। अब हम फिर सिलसिला जोड़ते गए तो किससे सिलसिला जुड़ता उर्दू का, उर्दू का सिलसिला जाके संस्कृत से जुड़ता। समझ लिए, ये पाली और प्राकृत दोनों जबानें एक ही कहलाती थी। और अब हम पहुंचते हैं तो कहाँ तक पहुंचते हैं, फिर उल्टा रिवर्स गए, आगे बढ़े, फिर पीछे गए तो कहाँ तक चले जाते, संस्कृत तक चले जाते। यानी उर्दू क्या है, संस्कृत से निकली हुई जबान है, हाँ, बिलवास्ता तौर पर। ये मगरबी हिंदी की बोलियों का हम जायजा लें तो इससे पता चलता है। फिर उसके बाद हम दूसरी तरफ देखें कि ये तो बात हो रही हमारी शुमाली हिंदुस्तान की, और शुमाली हिंदुस्तान में मगरबी हिस्से की, यहाँ पर उर्दू हो रही। फिर दूसरी तरफ हम देखें कि दक्कन में भी एक जबान वजूद में आ रही, उसी दौर में दक्कन में भी एक जबान वजूद में आ रही जिसको दक्कनी कहा जा रहा, हालांकि वो उर्दू की इब्तदाई शक्ल या उर्दू ही है। इसको भी हमको समझना जरूरी है। तो अब बात चल रही थी अभ्रनिश से, अभ्रनिश से, दिल्ली के आसपास से जो अभ्रनिश है वहाँ से उर्दू की कहानी शुरू होती है, और दक्कन में दक्कनी कहलाती है वो। और दक्कन में कहाँ से बनती है फिर ये जबान, जब अभ्रनिश से यहाँ पर बनी तो आपको 3 खानदान बताया, हिंद आरियाई, द्राविड़ी और हिंद चीनी। द्राविड़ी जो खानदान है, द्राविड़ी जो जबानें हैं, मलयालम है, तमिल है, मराठी छोड़ के नीचे की जो जुनूब की ज़बानें हैं, अगर मराठी छोड़ दें बाकी की जो ज़बानें हैं, मलयालम है, तेलुगु है, और आपके क्या बोला था मैं अभी, और एक ज़बान है मराठी को छोड़ के, तो ये ज़बानें जो कहलाती हैं, जो जुनूब में जो ज़बानें थी वो द्राविड़ी। और भी एक तारीख़ी हकीकत ये है कि असल में बहुत ज़्यादा आबादी हिंदुस्तान की द्राविड़ियन है, यही असल हिंदुस्तानी है। अब बाकी के तमाम जो भी है वो असल हिंदुस्तानी नहीं कहलाते, और ये दूसरे ममालिक से आए तो लोग ही हैं। आर्या भी जो आज ब्राह्मण कहलाते हैं असल में आर्या हैं, वो आर्या भी ईरान से आए हुए लोग, ईरान से, ये भी बात ज़हन में रखिए। तो खैर आगे बढ़ेंगे। तो अब हम चल रहे थे कि इधर दक्कन में जो ज़बान वजूद में आ रही उसको दक्कनी कह रहे, वो है द्राविड़ी ज़बान से निकली थी। मराठी का भी इस पर थोड़ा सा असर है, लेकिन द्राविड़ी ज़बानों का उस पर ज़्यादा असर दिखाई देता है। दक्कनी ज़बान यानी दक्कनी ज़बान भी उर्दू है, मैं मतलब उर्दू के 2 इलाके हो गए, एक मगरबी इलाका और एक है दक्कनी इलाका। अब ये ज़बान यूँ ही नहीं बनती, उसके लिए बहुत सा वक्त दरकार होता है, सदियाँ गुजर जाती है, तो ज़बान वजूद में आती है। एक ज़बान एक शक्ल अख्तियार करती है और एक ज़बान कहलाती है। जैसा कि पहले मैंने कहा था कि बोली पहले कहलाती, बाद में ज़बान बनने के लिए बहुत सा वक्त उसके लिए गुजरता है। तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि अभी जो बात बताई गई थी कि हिंद यूरोपीय ख़ानदान से किसका ताल्लुक़ है, उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ है। तो और उसकी एक मशरक़ी शाख है जिसे हिंद आरियाई कहते हैं। ये शुमाली हिंद में आरियाई ज़बानों के आगाज़ का सिलसिला जो शुरू हुआ था, जो कि आर्या जब आए अपने साथ जो ज़बान लाए थे वहाँ से ही आरियाई हिंद आरियाई ज़बान का सिलसिला शुरू हुआ। और चूँकि हिंद में आ गए इसलिए हिंद आरियाई कहलाए, और दाखिल हिंद से उसका सिलसिला शुरू होता है। और पहले जो, इसकी ज़रूरत भी नहीं है फिर भी कह देता हूँ मैं यहाँ पर, कि पहले जो ज़बान आर्याओं के दाखिले से शुरू होती है और नशोनुमा पाती है वो वैदिक संस्कृत कहलाती है। अब ये संस्कृत बाद में बदल गई, वो प्राकृत कहलाई, फिर उसके बाद बदल गई, अभ्रनिश कहलाई। और ये जो सिलसिला शुरू हुआ, यानी ये ज़बान के वजूद में आने का, अभ्रनिश का, तो वो है 600 से 1000 ईस्वी तक इसका मामला रहा, ये बदलने का सिलसिला होता रहा। अब मैं बताया था एक बात कि दुनिया की जो ज़बानें हैं उसके भी ख़ानदान हैं, 8 ख़ानदानों में दुनिया की ज़बानों में तकसीम किया गया है। दुनिया की ज़बानों से सबसे बड़ा ख़ानदान हिंद यूरोपी है, हिंद यूरोपी, क्योंकि यूरोप और हिंद दोनों से मिलकर, हिंद से मुराद हिंदुस्तान नाम नहीं था जब, भारत ही नाम था, लेकिन हमारा जो समंदर है बहर हिंद जो कहलाता ना, उससे यह नाम पड़ा था।
ये हिंद यूरोपी कहते थे। यूरोप और हिंद को जब मिला दिया गया तो हिंद यूरोपी। तो ये हिंद यूरोपी जो खानदान है बहुत बड़ा खानदान है, बहुत सी जबानें हिंद यूरोपी खानदान से वजूद में आती है, जिसमें इंग्लिश भी है, जिसमें फ्रेंच भी है, बहुत सी जबानें हैं। और हमारे मुल्क की कई जबानें इससे वजूद में आई हैं। और इसके मुख्तलिफ शाखों में से एक शाख है हिंद आर्य। किसकी, ये बात जहन में रखना है और नोट भी कर लेना है। जो दुनिया की तमाम जबानों के जो 8 खानदान हैं उसमें सबसे बड़ा खानदान जो है वो हिंद यूरोपी है। और वो हिंद यूरोपी की एक शाख है हिंद आर्याई। इससे ही तमाम की तमाम हिंद की जदीद जबानें, नई जबानें यानी संस्कृत को छोड़कर बाकी तमाम वजूद में आती हैं, जिसमें उर्दू भी एक है। 3 दफ़ा उर्दू की बात आ गई यहाँ पर। और माहिरीन लिसानियात इस बात पर भी मुत्तफिक हैं। वो बात यह है कि उर्दू ज़बान की तश्कील और तामीर में मुख्तलिफ ज़बानों और बोलियों, कोई भी ज़बान खाली एक ज़बान यूँ ही नहीं बन जाती, बल्कि जो उस दौर के अंदर, उस औक़ात में, वो अहद के अंदर जो भी ज़बानें, मुख्तलिफ ज़बानें, बोलियाँ बोली जाती हैं, उनका हिस्सा रहता है एक नई ज़बान के बनने में। लेकिन हम अगर देखें तो इसका असल माखज़ जो है, असल जो इसका माखज़ है जहाँ से उर्दू बनी है, वो खड़ी बोली है। खड़ी बोली किसे कहते हैं, इसको भी ज़रा जहन में रख लें कि जिसके अस्मा और अफ़आल जो होते हैं वो उनका इख्तिताम अलिफ पर होता है। जैसा उर्दू में अब लड़का, अस्मा, हाँ, अलिफ पर इख्तिताम होता है। अफ़आल जो होते हैं, खाया, अलिफ पर इख्तिताम होता है। तो ऐसे इसको खड़ी बोली कहा जाता है। अब ये जाके मिलती है हमको फिर वही वैदिक संस्कृत से, जैसा कि अभी पहले बात आ चुकी है। अब यहाँ पर हिंदुस्तान की जो बड़ी ज़बानें हैं, अब मुख्तलिफ ज़बानें हैं, हरियाणी है और बांग्ड़ो है, आपके आसामी है, बंगाली है, फला फला बहुत सी ज़बानें हैं जो हम गिनते हैं। लेकिन जो 2 बड़ी ज़बानें हैं, बड़ी ज़बानें इसलिए कहा जा रहा कि ये बहुत से इलाके में बोली और समझी जाती है। हमारे मुल्क की 2 बड़ी ज़बानें वो है उर्दू और हिंदी। ये दोनों का भी ताल्लुक खड़ी बोली से है, इसलिए ही ये दोनों एक माँ की औलाद है, यूं समझिए। इसलिए इन्हें जुड़वा बहनें भी कहा जाता है। अब कोई भी बुनियाद जो होती है, किसी भी ज़बान की जो बुनियाद होती है, उसकी इकाई जो होती है, उसकी आवाज़ों का निज़ाम होता है। उसकी आवाज़ें आवाज़ें कैसे निकलती हैं और उनकी अदायगी किस तरह से की जाती है, यानी मतलब जो आवाज़ें निकाली जाती हैं उनको हम कहते हैं आज़ाए तकल्लुम। और लिसानी इस्तिलाहात में इसे कहा जाता है ज़बान का सौती निज़ाम, यानी आवाज़ें निकालने का निज़ाम। इस एतबार से हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानों का क़वायदी निज़ाम एकसा है, बल्कि दोनों में बड़ी तादाद में अल्फाज भी एकसा तौर पर मुश्तमिल है। दोनों ज़बानों में भी वो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। कल भी एक बात आई थी दौरान तदरीस, वो ये कि दोनों को अगर हम कोई बातचीत कर रहे हैं, आपस में गुफ्तगू हो रही है, जब तक हिंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया नाजायज़ है, गैर मुस्लिम जब बात कर रहा है तो हम उसको उर्दू ही समझेंगे। उसके बाद फिर कोई ना कोई अगर गैर हिंदी लफ्ज़ आ गया तो हम जब समझते हैं कि अरे नहीं भाई ये तो हिंदी कह रहा है। यानी आसानी से हम नहीं पहचान सकते उर्दू और हिंदी का, आपका इम्तियाज़ नहीं कर सकते आसानी से, इसलिए कि ये दोनों के अल्फाज भी एकसा हैं, ये दोनों की फ़वाइद भी एकसा हैं, ये दोनों का तरीक़ेकार भी एकसा है। अब यहाँ पर ये बात हम वसूख के साथ कह सकते हैं और इस नतीजे पर पहुँच सकते हैं, वो ये कि उर्दू खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है। जैसा कि लेबल दिया गया है कि ये मुसलमानों की ज़बान है, ये बिल्कुल गलत है। ये खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है और फिर इसका ताल्लुक़ जदीद हिंद आरियाई ज़बान से है। और उसका ताल्लुक़ कहाँ जुड़ता है, हमें भी पढ़े, वो जाके संस्कृत से जुड़ता है। तो ये हमारे मुल्क की यानी हिंदुस्तान की ज़बान है, इसका ताल्लुक़ बाहरी ज़बान से कतई नहीं है। यहाँ पर एक माहिर लिसानियात है जिनका नाम है नैसिटी चटर्जी, नैसिटी कुमार चटर्जी इनका नाम है।
वो कहते हैं कि हिंदुस्तानी का कदीम नाम जो था वो हिंदी और फिर हिंदवी, ये बताते हैं, हिंदी और हिंदवी कदीम नाम। फिर उसका दूसरा नाम बताते हैं उर्दू। और फिर अमीर खुसरो के जो अमीर खुसरो का जो दौर था, उसके उनके दौर में जो जबान की नशोनुमा हुई, कल आया अमीर खुसरो के मुतालिक बात आई थी, उन्होंने इसमें उर्दू, यानी उस वक्त की जो उर्दू थी, जिसको हम हिंदवी भी कहते थे, हिंदुस्तानी भी कहते थे, उसमें उन्होंने तबा आजमाई की है। असनाफ शेर उन्होंने मुख्तलिफ असनाफ शेरी में उन्होंने अपनी तबा आजमाई की है, जिसमें दोहे मिलते हैं हमको, कहे मुकरमियाँ मिलती हैं और फिर पहलियाँ मिलती हैं। ये बात का भी तो तस्करा हुआ था। तो यहाँ पर अब बात चल रही है थी कि जो आ, नैस्तिनी कुमार चटर्जी जो महार लसानियात है, वो नाम को तस्लीम करते हैं, हिंदी उर्दू के नाम को हिंदी भी तस्लीम करते हैं, उर्दू भी मानते हैं। अमीर खुसरो की ज़बान का भी जिक्र करते हैं, उन्होंने ये बात दोहराई कि इस ज़माने में दहली के आसपास जो ज़बान की नशोनुमा हुई, असल में वो हिंदी या हिंदवी था। और फिर इसकी वजाहत के साथ वो कहते हैं कि दहलवी उर्दू भी कहलाई है, ये भी इस्तेमाल किया जाता था नाम उसको, दहली उर्दू भी नाम इस्तेमाल किया जाता था इसका, उर्दू का। और ये भी इस्तेलाह का नाम, ये भी इस्तेलाह इस्तेमाल की गई, यानी कि कुमार चटर्जी इस ताल्लुक से भी कहते हैं। और उसके अलावा शुमाली हिंद की बात करते हुए कहते हैं कि शाह बुरहानुद्दीन जानम, ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज, बंदा नवाज गेसू दराज की एक नसरी तसनीफ मशहूर है, मेराजुल आशिकीन, ये नाम आप नोट कर लें। ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज सूफियों का भी हिस्सा, उर्दू की तरक्की में सूफियों संतों का भी हिस्सा रहा, तो उर्दू के इर्तिफा में। तो ये सूफी संत थे ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ये तो शायर थे। तो ये जो इनके मुसन्निफिन के शेरी व नसरी तसानिफात हमें मिलती हैं। तो दक्कन में भी ये ज़बान तरक्की की है, हम पिछले सबक में इसको पढ़ चुके हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो शुमाली हिंद में जो उर्दू शायरी का आगाज़ हुआ है, वो तो रेख्ता की शक्ल में हुआ। रेख्ता भी कहा गया इसको। रेख्ता के माना जो हैं वो ये है कि रेख्ता के माना यानी कि ढकी छुपी हुई बात कहना, तो रेख्ता कहा गया इसको। ये 1625 ईस्वी से कबल, 1625 ईस्वी से कबल रेख्ता की रिवायत में 1625 से कबल मोहम्मद अफजल, अफजल उनका जो तो तखल्लुस भी है, एक अपनी तवील मसनवी लिख चुके थे, उसका नाम है बिकट कहानी, 12 मासा। ये तख्लीक हो चुकी थी 1625 में। हम बात कर रहे थे कहाँ पर हो रही है, हाँ, दक्कन में हो रही है। तो हम बात कर रहे थे इससे पहले कि दक्कन में भी और शुमाल में भी अदब की शुरुआत दक्कन से हो रही, ज़बान की शुरुआत दोनों जगह से हो रही, लेकिन जो अदब है वो अदब, उर्दू अदब की शुरुआत दक्कन से होती है। तो ये एक तख्लीक है उनकी बिकट कहानी। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अब यहाँ पर थोड़े से, जो जैसा कि अभी अभ्रनिश कहा गया था कि अभ्रनिश से सोलह इसका सौ ताल्लुक है। 1625, 1625। यहाँ पर देखिए, अब आप थोड़ा सा हम मुख्तसर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। वो ये है कि जैसा कि इसका रिश्ता अभ्रनिश से जो जुड़ता है, अभ्रनिश क्या है और ये इसका नाम क्यों दिया गया, उसके मुताल्लिक़ थोड़ी सी बातें आपको पहले से मालूम है। वो ये है कि अभ्रनिश प्राकृत की बिगड़ी हुई शक्ल है। अब फिर ये अभ्रनिश के भी जो जिन जिन इलाकों में अभ्रनिश थी, वो मैंने किसकी बिगड़ी हुई शक्ल है, ये प्राकृत, प्राकृत किसकी बिगड़ी हुई शक्ल है, संस्कृत की। ये बात ध्यान में रखते हुए चलिए आप। तो जदीद हिंद आर्याई ज़बानें इससे वजूद में आई अभ्रनिश से। तो अभ्रनिश के भी तारीख़ किताबों में जो बात मिलती है, जो जिक्र मिलता है, वो ये है कि इसके भी 5 अक़साम हैं अभ्रनिश के। एक कहा गया शोरसिनी अभ्रनिश, दूसरा है, लिख लीजिए आपने, मगध अभ्रनिश, तीसरा है अर्ध मगध अभ्रनिश, चौथा है महाराष्ट्री अभ्रनिश, पांचवा है प्राचड़ अभ्रनिश। पहला शोरसिनी अभ्रनिश,
शोरसनी अभ्रनिश से ही ताल्लुक हमारी उर्दू ज़बान का है, उससे ही निकलती है। और दूसरा है मागध अभ्रनिश, इससे भी चंद ज़बानें निकली। तीसरा है अर्ध मागधी अभ्रनिश। चौथा है महाराष्ट्री अभ्रनिश। पांचवा है प्राचुड़ अभ्रनिश। ये 5 खानदान बना दिए समझिए यूं। तो अब पहले देखेंगे हम शोरसनी अभ्रनिश से जो बोलियां निकलती हैं वो खड़ी बोली कहलाई, राजस्थानी, पंजाबी और गुजराती। और खड़ी बोली से कौन सी जबान निकलती है? उर्दू निकलती है। और दूसरा है मगधी अभ्रनिश, इससे जो जबानें निकली हैं बंगाली, उड़िया, आसामी। और उसके बाद तीसरा है अर्ध मगध अभ्रनिश, इससे सारी की सारी बोलियां जो इन चारों में से छूट जाती हैं वो सारी हिंदुस्तान में बोली जाने वाली बोलियां उनसे निकली हैं, जैसे अवधी, भोजपुरी वगैरह। महाराष्ट्रीय अभ्रनिश से सिर्फ एक जबान निकली, वो मराठी है। प्राचीन अभ्रनिश से 2 जबानें निकली हैं, वो है मगरबी पंजाबी और सिंधी। तो ये आप समझ लिए होंगे कि ये अभ्रनिश के 5 किस्म 5 हिस्सों में से बांटा गया। जबानें जो निकली हैं वो उसका यहाँ पर जिक्र कर दिया गया। तो सबसे ज़्यादा जो जबानें निकलती हैं वो है अर्ध मागध अभ्रनिश से। सारी यानी पूरबी बोलियां, पूरब पश्चिम बोलते हैं ना, मशरक़ी बोलियां, ये पूरी यहाँ से ही निकलती हैं हमारे मुल्क के से, जैसे अवधी, भोजपुरी वगैरह बहुत सी बोलियां। और ये बाकी के दूसरे जो इसकी किस्म है उसमें से अलग अलग। अब हमारे जो उर्दू निकली है जिसका ताल्लुक जुड़ता है खड़ी बोली से, वो शोरसनी अभ्रनिश नाम उसको दिया गया है।